हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूजीसी नेट लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस के क्वेश्चंस पेपर। और ये जून 2024 में पेपर हुआ था और इसमें हम लोग क्वेश्चंस के साथ साथ उसके ऑप्शन को भी डिस्कशन करेंगे ताकि आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल हो सके। और आपको पता है यूजीसी नेट का जो पेपर आप करते हैं उसका डिस्कशन देखते हैं या अपने से भी सोल्व करते हैं तो आने वाले यूजीसी एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसके अलावा जो भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड, उन सभी में ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो हमें ये काफ़ी हेल्पफुल होता है यूजीसी नेट का पेपर सोल्व करना। तो चलिए हम इस वीडियो में आपको क्वेश्चन सोल्व कराएंगे और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके अलावा अगर आप कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो लाइब्रेरी एकेडमी ऐप पे कोर्सेज अवेलेबल है, एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज और थ्योरेटिकल लेक्चर का, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है इन which sampling method each respondent is asked to identify one or more respondent, यानी किस प्रतिचयन विधि में प्रत्येक उत्तरदाता को एक या अधिक उत्तरदाताओं की पहचान करने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पे हिंदी में आप नमूनाकरण लिखा हुआ है, यहाँ इसका शुद्ध हिंदी जो हुआ प्रतिचयन होगा। थोड़ा सा हिंदी ट्रांसलेशन में गलती हुआ है, तो इस बात को हम लोग अगर कहीं पे भी दिक्कत होगा तो इस तरह से मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इसका क्वेश्चन पेपर है। यूजीसी नेट का जो ऑफलाइन पेपर हुआ था जून 2024 में, उसका क्वेश्चन पेपर है। मैं इसको सामने रखा हूँ, जो कोई भी अगर एरर होता है टाइपिंग में तो उसको हम लोग रेक्टिफाई कर पाएँ। तो देखिए यहाँ से स्वैच्छिक जो ये स्वयंसेवक है, यहाँ स्वैच्छिक नमूना है, यानी कि वॉलंटियर सैंपलिंग है, और आकस्मिक की जगह है अकस्मात प्रतिचयन। तो यही दो एरर है। तो एक कुछ ही क्वेश्चन में ऐसा होता है, बाकी नहीं होता है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं। इन विच सैंपलिंग मेथड ईच रेस्पोंडेंट इज आस्क्ड टू आइडेंटिफाई वन और मोर रेस्पोंडेंट। तो इसका आंसर होगा स्नोबॉल सैंपलिंग। देखिए ये आखिर एक एक हम लोग देखेंगे कि कोटा सैंपल क्या होता है, स्नोबॉल सैंपल क्या होता है, और वॉलंटियर सैंपल क्या होता है, एक्सीडेंटियल सैंपल क्या होता है। तो देखिए कोटा सैंपलिंग में क्या होता है, एज ए रिसर्चर, अगर मान लीजिए मैं एक रिसर्चर हूँ तो मैं एक कोटा सेट कर दूंगा। जैसे कोटा कुछ भी मैं सेट कर सकता हूँ कि इस जो मैं डेटा चाहता हूँ, मैं डेटा कलेक्ट करना चाहता हूँ, तो उसमें जो जो लोग इसको रेस्पॉन्ड करेंगे, यानी जो लोग इस पार्टिसिपेट करेंगे इस रिसर्च डेटा कलेक्शन में, उनका एज 30 ईयर हो, या वो सिर्फ फीमेल हो, या वो ग्रेजुएट हो। तो इस तरीका से अगर हमने कोटा प्री डिटरमाइन इसमें कोटा हमने सेट कर दिया, उसको हम लोग बोलते हैं कोटा सैंपल। दूसरा होता है स्नोबॉल सैंपल। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि मैं एज ए रिसर्चर अगर मैं डेटा कलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने ये डिसाइड किया कि जो ग्रेजुएट लोग हैं उन्हीं से मुझे डेटा चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, कुछ ग्रेजुएट लोगों को ये डेटा भेजूँगा डेटा कलेक्ट करने के लिए, अपना ये रेस्पॉन्ड शीट भेजूँगा और बोलूँगा कि ये आप लोग इसका मुझे जवाब दीजिए। इसमें आपको फिलअप करना होता है डेटा कलेक्शन मेथड में, आपको पता होगा। तो उसमें क्या होता है, मैंने उनसे एक चीज़ और एडिशनल बोल दिया कि आपके सर्कल में कोई ग्रेजुएट होगा तो उसको भी आप चीज़ें को सेंड कीजिएगा। तो फिर उन्होंने भी अपने जान पहचान में जो लोग ग्रेजुएट होंगे उनको भी भेजेंगे वो, फिर वो लोग भी अपने जान पहचान के ग्रेजुएट को भेजेंगे। तो ये इस तरह क्या होगा, स्नोबॉल, मतलब एक तरह बॉल की तरह आप इस चीज़ों को एक दूसरे पे आप भेजते जा रहे हैं। तो इसी में मोर रेस्पोंडेंट आ जाते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं स्नोबॉल सैंपल। तो इसका करेक्ट आंसर इसलिए होगा। और इसका प्रति एक और है जो वॉलंटियर सैंपल है। इसमें क्या होता है कि जो स्वेच्छा से जो रिसर्चर होते हैं कुछ लोगों को सेलेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि आप इस डेटा वो कलेक्ट करना चाहते हैं, तो कुछ ही लोगों से वो डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। वो उनके ऊपर स्वेच्छा होती है, उनके ऊपर ये मतलब स्वयं वो डिसीजन कर लेते हैं। तो इसमें थोड़ा सा डेटा मतलब सही नहीं आने का चांस होता है। डी नंबर है एक्सीडेंटियल सैंपल। ये बेसिकली मार्केटिंग में यूज होता है। इसका क्या मतलब है कि आप गए डेटा कलेक्ट करने, जो भी मिल गया उससे आपने डेटा कलेक्ट कर लिया। तो जनरल पर्पज से जब डेटा कलेक्ट किया जाता है, जैसे कि कुछ प्रोडक्ट को लेके, तो ये एक्सीडेंटियल सैंपल यानी आकस्मिक नमूना या आकस्मिक प्रतिचयन का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हु हैज डेवलप्ड द एपिसोडिक मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर। तो जो भी इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर का मॉडल है, उन सबको आपको
पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं कि कौन सा मॉडल को किसने दिया, दूसरा कौन सा मॉडल कब आया, और या उसके अंदर डिटेल भी पूछे जाते हैं कि इसमें कुछ जो फीचर होते हैं उसके बारे में भी पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में हम लोग फर्स्ट देखते हैं। तो देखिए, जो एपिसोडिक मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर है, इसको निकोलस जे बेल्किन ने दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, निकोलस जे बेल्किन। इस मेथड में उन्होंने 4 डायमेंशन का जिक्र किया है। जो फर्स्ट डायमेंशन है उन्होंने बोला है मेथड ऑफ इंटरेक्शन, यानी कि जो यूजर है उसका क्या इंटरेक्शन का मेथड है। दूसरा बोला है गोल ऑफ इंटरेक्शन, जो यूजर है वो उसका क्या गोल है, मतलब कि वो क्या लर्निंग करना चाहता है, क्या सिलेक्ट करता है, इस बारे में इन्होंने बोला है। और थर्ड इन्होंने बोला था मोड्स ऑफ इंटरेक्शन, और फोर्थ इन्होंने दिया था रिसोर्स कंसिडरेशन। तो ये जो एपिसोडिक मॉडल है उसमें इन्होंने 4 डायमेंशन को जिक्र किया है। वो डायमेंशन मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। तो सबसे पहला है मेथड ऑफ इंटरेक्शन, सेकंड है गोल ऑफ इंटरेक्शन, यानी एम से मेथड, सेकंड में गोल ऑफ इंटरेक्शन, थर्ड है मोड्स ऑफ रिट्रीवल, और थर्ड और फोर्थ है रिसोर्स कंसिडरेशन। तो 4 इन्होंने डायमेंशन बताया है एपिसोडिक मॉडल में। इसके अलावा कुछ और जो इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर पे मॉडल है वो है आपका विल्सन मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर। उसके अलावा है, आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके बाद है इलिस मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर। उसके बाद आप एक और मेथड आप पढ़ेंगे, कुह थाउ का मॉडल पढ़ना होता है। यहाँ पे थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है मुझे, 1 सेकंड। ये पेन जो है ना अल्ट्रा सेंसिटिव हो गया है, इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर लूँगा 1-2 दिन में। तो आपको मैं, एक डार्विन का आता है सिद्धांत इंफॉर्मेशन सीकिंग, दूसरा आता है विल्सन का, और उसके बाद आपको होता है इलिस का, और फोर्थ जो है ये कुथाउज का। आप लोग इसको सर्च करना और एक-एक करके इस पे नोट्स बना लेना, और इसको अच्छे से एग्जाम में प्रिपेयर करके जाना अगला। इससे आपको यूजीसी नेट में ये क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैटेलाइट कम्युनिकेशन से। तो क्वेश्चन पूछा गया है, इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिग्नल आर बीम टू द सैटेलाइट फ्रॉम अ ग्राउंड स्टेशन यूजिंग माइक्रोवेव कैरियर कॉल्ड। यानी आपसे ये पूछा गया है कि सैटेलाइट संचार में माइक्रोवेव वाहक का उपयोग करके ग्राउंड स्टेशन से सैटेलाइट तक सिग्नल भेजते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो देखिए, इसमें क्या होता है, एक हमारे पास ग्राउंड स्टेशन होता है, ग्राउंड स्टेशन। एक हमारे पास यहाँ पे सैटेलाइट है, ठीक है, ये सैटेलाइट है। हमारे पास एक होता है ट्रांसपोंडर, यहाँ पे होता है ट्रांसपोंडर। तो हम लोग ग्राउंड स्टेशन से जो सिग्नल भेजते हैं वो ट्रांसपोंडर उसको रिसीव करता है, ये सैटेलाइट को प्रोवाइड करता है, फिर सैटेलाइट ट्रांसपोंडर को देता है, और ट्रांसपोंडर फिर ग्राउंड स्टेशन को ये सिग्नल प्रोवाइड करता है। तो जब ग्राउंड स्टेशन से जब हम लोग सिग्नल भेजते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अपलिंक कैरियर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जब सैटेलाइट से डेटा को भेजा जाता है ग्राउंड स्टेशन को तो उसको हम लोग बोलते हैं डाउनलिंक। याद रखिएगा, अपलिंक और डाउनलिंक, इसका फ्रीक्वेंसी में अंतर होता है। अपलिंक फ्रीक्वेंसी आपको 6 गीगाहर्ट्ज देखने को मिलती है, 6 गीगाहर्ट्ज, और डाउनलिंक जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 गीगाहर्ट्ज देखने को मिलती है। इसका रीजन क्यों है ऐसा, तो ये डाउन लिंक जो फ्रीक्वेंसी है ये कम होती है कंपेरिजन टू अपलिंक। तो अपलिंक फ्रीक्वेंसी है 6 गीगाहर्ट्ज, इसलिए क्योंकि हम लोग जब ग्राउंड स्टेशन से सैटेलाइट तक भेजते हैं तो इसमें एटेनुएशन का प्रॉब्लम होता है, एटेनुएट हो जाता है कुछ सिग्नल, इस वजह से हम लोग का फ्रीक्वेंसी हाई रखना होता है। लेकिन जब सैटेलाइट से हम लोग ग्राउंड स्टेशन तक सिग्नल को भेजते हैं तो उसमें फ्रीक्वेंसी जो हमारा सैटेलाइट होता है उसके पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल जनरेट कर सके। इसलिए हम ग्राउंड स्टेशन को ज़्यादा मजबूत बनाते हैं कि ग्राउंड स्टेशन कम सिग्नल, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी कम भी है तो उसको कैप्चर कर सके। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में 2 फ्रीक्वेंसी होती है, एक अपलिंक और एक डाउनलिंक। और अपलिंक फ्रीक्वेंसी 6 गीगाहर्ट्ज उसका फ्रीक्वेंसी होता है, और ये सी बैंड होता है। इसमें देखिए जो आप
माइक्रोवेव बैंड देखेंगे जाकर तो सी बैंड, क्यू बैंड, ऐसे एफ बैंड, बहुत सारे बैंड देखने को होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन में सी बैंड का यूज किया जाता है और ये अपलिंक फ्रीक्वेंसी 6 गीगाहर्ट्ज और डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी 4 गीगाहर्ट्ज होती है। और अपलिंक फ्रीक्वेंसी इसलिए हाई रखा जाता है क्योंकि एटेन्युएशन का प्रॉब्लम होता है, इसलिए अपलिंक फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको मैचिंग करना है, ये कुछ संस्था है और उससे आपको इनका किस मिनिस्ट्री से ये एसोसिएटेड हैं और इनका क्या वर्क है ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन है ICPR, सेकंड है ICHR, थर्ड है ICNCA और NMM, ये है नेशनल मिशन ऑन मैन्युस्क्रिप्ट्स, और इसके अलावा है IGNCA। जो फर्स्ट है ICPR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च, इसकी स्थापना 1980 में हुई थी, आप नोट कर लेना, 1980 में हुई थी। और ये रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, यानी ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसकी स्थापना हुई थी और इसको अभी भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देख रेख करता है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च ICR, तो ऑप्शन नंबर ए का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है ICHR यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च। तो इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च जो है ये 1972 में इसकी स्थापना हुई थी और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर है, लेकिन ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 8060 के अंदर है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी का ऑप्शन नंबर 1 जो होगा, ये 1 ये इससे मैचिंग होगा क्योंकि ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 8060 के तहत ये रजिस्टर था। थर्ड है IGNCA यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है और 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। और उसके बाद है NMM यानी नेशनल मिशन ऑन मैन्युस्क्रिप्ट्स, इसका जो ऑप्शन करेक्ट है ये 4 है, ट्रस्ट कॉन्स्टिट्यूट एंड रजिस्टर एट न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ इनडायरेक्ट एडवर्टाइजिंग। देखिए जो प्रचार करने का तरीका होता है, विज्ञापन विधि की बात करें, इसमें हिंदी मीडियम वाले देख लीजिएगा, अप्रत्यक्ष विज्ञापन की विधि नहीं है। तो देखिए इसमें दो तरह का एडवर्टाइजमेंट होती है, एक होती है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट जो होता है उसमें हम लोग डायरेक्ट कोई चीज़ सेलिंग करते हैं, जैसे आप देखिएगा कि जो भी ऑनलाइन प्रोडक्ट हम लोग सेल करते हैं उसमें डायरेक्ट कॉल टू एक्शन होता है कि डायरेक्ट आप क्लिक करें बाय करें, तो वो होता है डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग का यानी कि प्रत्यक्ष विज्ञापन का एग्जाम्पल। अप्रत्यक्ष क्या होता है कि हम लोग लॉन्ग टर्म विजन लेके चलते हैं, जैसे कोई कंपनी है अपने ब्रांड अवेयरनेस फैलाना चाहती है, अपने कंपनी अपने ब्रांड के प्रति लोगों को पॉजिटिव वे में ले जाना चाहती है, यानी पॉजिटिव सोचे उसके ब्रांड के प्रति लोग, तो उसके लिए एजुकेशनल या लर्नर या इन्फ्लुएंसर टाइप की चीज़ें करती है, वो सभी अप्रत्यक्ष में आती है। प्रत्यक्ष में होता है डायरेक्ट हम लोग उसको कॉल टू एक्शन पे ले जाएं, जैसे टीवी पर एडवर्टाइजमेंट देते हैं हम लोग टीवी पे, और डायरेक्ट हम लोग ऑनलाइन प्रचार करते हैं, ईमेल के थ्रू हम लोग करते हैं, तो वो सभी डायरेक्ट है। और इनडायरेक्ट में जैसे डिस्प्ले आउटडोर एडवर्टाइजमेंट हो गया, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि नॉट अ मेथड ऑफ इनडायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट, यानी कि कौन सा इनडायरेक्ट नहीं है। तो मेल जो है ये इनडायरेक्ट नहीं है, ये डायरेक्ट का एग्जाम्पल है। मेल के थ्रू हम लोग जो प्रचार करते हैं, क्योंकि मेल के थ्रू डायरेक्ट आपके मेल पे गया, आपने क्लिक किया और बाय कर लिया प्रोडक्ट को, तो एक तरह के ये या सर्विस या प्रोडक्ट जो भी कहें, तो एक तरह का ये डायरेक्ट मेथड ऑफ प्रचार करने का एक मेथड है, डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट का मेथड है। और इनडायरेक्ट एडवर्टाइजिंग में हम लोग डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग करने हैं, आउटडोर एडवर्टाइजिंग करते हैं, रेडियो एडवर्टाइजिंग करते हैं। जैसे रेडियो पे कोई चीज़ का प्रचार आता है तो वहाँ पे आप बाय नहीं कर सकते वहीं पे, क्योंकि आपको वहाँ उसके लिए फिर मार्केट जाना होगा, उस प्रोडक्ट को देखना होगा। लेकिन ऑनलाइन में अगर हम लोग देखें तो देखेंगे कि आपको सीधे आप बाय कर सकते हैं मेल के थ्रू, या ऐसे प्रचार आपको आते हैं, तो ये सब आपने देखा होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है इंडोनेट, इनविज, बालनेट और विक्रम, इससे आपको मैचिंग करना है। तो कौन से चीज़ें क्या आती है, किसमें किसके अंडर आती है, तो ये है क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए इंडोनेट। इंडोनेट जो है वो CMC लिमिटेड से एसोसिएटेड है, ये सभी नेटवर्क हैं। और उसके बाद सेकंड देखो इनविज, तो ये इन्वायरमेंटल का है, इन्वायरमेंटल स्टडी का है, तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट है उससे रिलेटेड है। और उसके बाद हम देखते हैं बालनेट, तो बेंगलोर नेटवर्क की बात करें तो ये रिलेशन है आपका JRD टाटा मेमोरियल लाइब्रेरी से,
और उसके बाद हम लोग बात करें विक्रम, तो विक्रम रिलेटेड है आपको डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से। तो ऑप्शन नंबर 2, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हु होस्टेड द फर्स्ट फेज ऑफ वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी इन जेनेवा 10 to 12 दिसंबर 2003, यानी जेनेवा में 10 से 12 दिसंबर 2003 को सूचना समाज पर विश्व शिखर सम्मेलन के पहले चरण की मेजबानी किसने की? तो इसका मेजबानी किया था ये यूनाइटेड नेशन एंड इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। देखिए इसमें ना 2 फेज हुई थी, एक फर्स्ट फेज जो 2003 में हुई थी और सेकेंड फेज जो हुआ था वो 2005 में हुआ था। और फर्स्ट फेज जो हुआ था जेनेवा स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने होस्टेड किया था और अंडर यूनाइटेड नेशन एंड इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने इसको होस्टेड किया था। और ये जेनेवा में हुआ था तो वहाँ गवर्नमेंट ऑफ स्विट्जरलैंड इन्वॉल्व थी। जो 2005 में हुआ था उस वो कंट्री जो थी वो थी आपका ट्यूनिसिया, या ट्यूनिस कहें या ट्यूनिसिया कहें, यानी कंट्री थी ट्यूनिसिया और शहर था ट्यूनिस। ये 2005 में सेकेंड फेज हुआ था। तो ये पूछ सकता है क्योंकि फर्स्ट फेज पूछा है तो सेकेंड फेज भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरली which of the pricing is most suited for totally innovative product। तो देखिए जो टोटली इनोवेटिव प्रोडक्ट यानी आमतौर पर कौन सा मूल्य निर्धारण पूरी तरह से नए या अभिनव उत्पाद के लिए सबसे उपयुक्त है। तो देखिए जो भी नई चीज होती है, नया इनोवेशन होता है, तो जो नया इनोवेशन होता है उस पे हमेशा कंपनियां हमेशा हायर प्राइस रखती है क्योंकि वो उनका मोनोपोली होता है, उसमें कोई उनको कंपटीशन देने वाला नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्कीमिंग प्राइस। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बेसिकली इनिशियल प्राइस हाई होता है, धीरे धीरे फिर मार्केट में कंपटीटर उनके और उस प्रोडक्ट को बनाने लगते हैं तो प्राइस धीरे धीरे कम होती है, लेकिन इनिशियल प्राइस जरूर हाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फेज और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल फेज गिवन बाय क्लेलैंड एंड किंग इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। ये बेसिकली इन्होंने जो फेजेस दिया है डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट का उसके बारे में इनका सीक्वेंस आपको अरेंज करना है, ये पूछा गया आपको। तो फर्स्ट में इसमें आता है कंसेप्चुअल फेज, तो फर्स्ट में आता है कंसेप्चुअल फेज, सेकंड में आपको देखना होता है डिफिनीशन फेज, डिफिनीशन डी से डिफिनीशन, थर्ड में आता है आपका प्रोडक्ट फेज, फिर आप पहले आप कंसेप्ट डेवलप करते हैं फिर डिफिनीशन और फिर प्रोडक्ट, उसके बाद आता है ऑपरेशन, कैसे आप ऑपरेट करते हैं चीज़ों को, उसके बाद आता है डी इन्वेस्टमेंट, लास्ट में आता है डी इन्वेस्टमेंट। डी इन्वेस्टमेंट वो होता है जैसे कि कोई कंपनी में आपको अमाउंट की ज़रूरत है, मान लीजिए कि आपको और पैसे की ज़रूरत है कंपनी के लिए, उसके ग्रोथ बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन यूनिट पे खर्चा करने के लिए, तो कंपनियां अपने कुछ शेयर को डी इन्वेस्टमेंट करती है, उसके शेयर के बदले कुछ पैसा मार्केट से उठाती है, उसको हम लोग बोलते हैं डी इन्वेस्टमेंट। तो ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग डिस्कस करते हैं रिलेटिव इंडेक्स इज अ पार्ट ऑफ। तो रिलेटिव इंडेक्स जो है वो डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन से का पार्ट है और रिलेटिव इंडेक्स को हम लोग अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स भी बोलते हैं। और ये बेसिकली ये जो आपका ये बेसिकली हेल्प करता है, कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स है एक तरह का ये, और ये हेल्प करता है यूजर को स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लोकेशन को बताने के लिए। डीडीसी आप जब जाइएगा, डीडीसी जब आप देखिएगा तो उसमें पूरा आउटलाइन आपको समझ में आएगा कि कौन चीज़ कहाँ पे है, वो रिलेटिव इंडेक्स के हेल्प से आप कौन से सब्जेक्ट कहाँ पे है ये चीज़ आपको मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जाते हैं डीडीसी जो था वो 1876 में पब्लिश हुआ था फर्स्ट, और मेलविल डेवे इसके सबसे पहले मेलविल डेवे ने इसको पब्लिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीसेट स्टेबलाइज वैल्यू एडेड पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी वेपिस VAPAIS एक्ट, कहाँ पे नीसेट ने वैल्यू एडेड पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को स्टेबलाइज किया है? तो देखिए नेशनल केमिकल लेबोरेटरी में ये स्थापित किया गया है और नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में है, वहाँ पे ये वैल्यू एडेड पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, बेसिकली ये पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो भी नए रिसर्च होते हैं, नए पेटेंट होता है, उसका ये इंफॉर्मेशन सिस्टम है एक तरह का। और इससे रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन ये है कि एक और पेटेंट मतलब कि
इसी तरह एक और जगह है जहाँ पे ये वेपिस है, यानी कि वैल्यू एडेड पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक जगह और है, और वो जगह है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे के अलावा सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बेंगलोर, सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु होस्टेड द फर्स्ट पेज ऑफ वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी जेनेवा। ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया, 7 नंबर, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट है 11 के बाद 12 क्वेश्चन है, 12 नंबर, द मेथोलॉजी यूज इन FRBR इज। तो देखिए इंटिटी रिलेशनशिप मॉडल ये यूज करता है FRBR मॉडल, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ये मॉडल है बेसिकली, ये यूजर और बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन के बीच में अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करता है, और ये फंक्शनल, इसका फुल फॉर्म होता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड। और ये जो कंसेप्चुअल इंटिटीज है ये बेसिकली रिलेशन डेवलप करता है यूजर और बिब्लियोग्राफिक जो रिकॉर्ड है उसके बीच, और कैसे हम लोग इजी वे में हम लोग कैसे जो बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड है उसे यूजर फ्रेंडली हम लोग बना सकते हैं, वो ये प्रोवाइड करता है FRBR मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, अरेंज द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द लैसवेल मॉडल इन अ प्रॉपर लॉजिक ऑर्डर। तो बेसिकली इसमें कुछ कंसेप्ट, ये बहुत मतलब फेमस टॉपिक है, लैसवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ये बेसिकली एक कम्युनिकेशन मॉडल है, इसमें आपको ये बात का ध्यान रखा गया कि जो कम्युनिकेशन हो रही है वो कैसे हो रही है। तो सबसे पहले इसमें आता है हु, यानी कि कौन है जो इन्वॉल्व है, मतलब कि कौन है जो कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व है, ये हमें सबसे पहले पता चलती है। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा, यानी बी जो होगा जिस ऑप्शन में होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी किसी में नहीं है, ये कुछ मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ये ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन आंसर सही मैंने लिखा है। ये ऑप्शन थोड़ा सा हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं लोग, तो ऑप्शन शायद उसने कुछ गलत किया होगा। तो देखिएगा इसमें ये बेसिकली जो लैसवेल मॉडल है ना, ये कम्युनिकेशन मॉडल है, एक तरह से कम्युनिकेशन में कैसे लॉजिकली कैसे कम्युनिकेट हो रहा है उसके बारे में ये बताता है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं हु यानी कि कौन इन्वॉल्व है कम्युनिकेशन में। तो एक तरह का हु जो होगा वो फर्स्ट आएगा, सेकंड में व्हाट आता है, व्हाट बीइंग कम्युनिकेटेड, पहले कौन कम्युनिकेट कर रहा है, क्या कम्युनिकेट कर रहा है, यानी क्या वो कम्युनिकेशन में क्या चीजें वो डिस्क्राइब कर रहा है। उसके बाद होता है कि किस चैनल के माध्यम से वो डिस्क्राइब कर रहा है, जो कम्युनिकेट हो रहा है वो किस चैनल के थ्रू हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी उसके बाद आएगा। उसके बाद आता है हुम का कंसेप्ट। हुम में ये होता है कि जो इंटेंडेड ऑडियंस है वो किसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, वो आता है। उसके बाद उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आप इसको थोड़ा सा समझ लें कि कौन सबसे पहले इन्वॉल्व है यानी हु, और क्या कम्युनिकेशन कर रहा है, फिर वो किस चैनल के माध्यम से कर रहा है, और फिर वो किससे कर रहा है, और उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ये लास्ट में आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी डी सी ए ई इज द करेक्ट आंसर। और ये मॉडल जो था 1948 में दिए थे लैसवेल मॉडल। तो जितने भी कम्युनिकेशन मॉडल है, हेलिकल मॉडल आता है, शैनन वेबर मॉडल आता है, तो उसको हम लोग थ्योरेटिकल लेक्चर में एक एक करके समझेंगे। यहाँ पे सभी कम्युनिकेशन मॉडल को समझना उतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें 1 आवर 2 आवर का लेक्चर बनेगा, और सभी कम्युनिकेशन मॉडल एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो वो थ्योरेटिकल लेक्चर यूनिट नंबर 2 यूजीसी नेट में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो अगर आप यूजीसी नेट का आप कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो लाइब्रेरी एकेडमी पर तुरंत कोर्सेज लॉन्च होगा, आप ज्वाइन कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, अरेंज 14 नंबर, अरेंज द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इन अ प्रॉपर लॉजिक ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ डेवलपमेंट। तो देखिए ये बेसिकली कंप्यूटर का पार्ट है, और एक एक जो प्रोटोकॉल है उसके बारे में हम लोग को डिटेल पढ़ना होगा, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ कि जो प्रोटोकॉल है एक एक उसका फुल फॉर्म और उसका ईयर कब कब आया, क्योंकि यहाँ ईयर से ही क्वेश्चन पूछा गया है।
तो जो आपका एफटीपी है, यानी कि सबसे लास्ट में आप देखिएगा एफटीपी यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो 1971 में आया, ये 1971 में आया। और इसका जो डेवलपर थे अभय भूषण थे, और ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। उसके बाद बात आता है टीसीपी। तो टीसीपी जो था ये 1974 में डेवलप हुआ था, 1974 में। और इसका डेवलपर थे टीसीपी के डेवलपर थे विंडसर्फ। तो विंडसर्फ और विंडसर्फ ही और भी इनसे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन पढ़ने को मिलेगा कंप्यूटर में। नेक्स्ट है आरपीटी। तो आरपीटी जो है वो है आपका रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ये 1996 में आया था, 1996 में आया था। और उसके बाद है यूडीपी। तो यूडीपी जो है इसका फुल फॉर्म है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, और ये आया था 1980 में। उसके बाद एचटीटीपी के बारे में आप जानते ही हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। टिम बर्नली 1991 में इसको दिए थे, टिम बर्नली। तो इसमें अरेंज कर लीजिए, फर्स्ट में आ जाएगा ई 1971, फिर आ जाएगा डी 1974, उसके बाद आ जाएगा बी 1986, उसके बाद आएगा ए 1991, और 1996 जो होगा आरपीटी यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेफरेंस मैनेजमेंट टूल कॉल्ड मेंडले वाई डेवलप्ड बाई। मैनेजमेंट टूल जो है मेंडले, ये डेवलप किया था एलएसबियर। बेसिकली ये एलएसबियर का है टूल है। इसके अलावा एक और है जोटेरो। जोटेरो बहुत फेमस है, आपने सुना होगा, ये भी रेफरेंस मैनेजमेंट टूल है। उसके बाद एक इंड नोट है, इंड नोट, ये भी आपको ये रेफरेंस मैनेजमेंट टूल के रूप में देखने को मिलता है। तो ये ऑप्शन है, याद रखिएगा जोटेरो और इंड नोट क्या है, तो एक तरह का रेफरेंस मैनेजमेंट टूल है। और जो मेंडले है वो एलएसबियर का है, एलएसबियर एक कंपनी है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज अ फोकस ऑन इंटरलैंडिंग एंड रिसोर्स शेयरिंग। यानी निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अंतर उधार, यानी बेसिकली ना इंटरलैंडिंग मतलब कि उधार में बुक जो है हम प्रोवाइड करेंगे दूसरे को, या कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं। और संसाधन साझाकरण पर ध्यान केंद्रित करता है। तो देखिए ये ना लेजर जो है, लंदन एंड साउथ रीजन, ये इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन अब लेजर रहा नहीं, वो ट्रांसफॉर्म हो गया है। और वो किस में ट्रांसफॉर्म हुआ है, ये हुआ है EARL। ये ट्रांसफॉर्म हुआ है इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस रिसोर्स इन लाइब्रेरी। और ये 1995 में इसका कंसोर्टियम बना था, 1995 में। तो इनिशियली ये था लेजर के नाम से, बाद में EARL यानी इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस रिसोर्स लाइब्रेरी, ये 1995 में इसका नाम बदल गया है, ये समझ लीजिए। तो ये अब EARL के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है AACR2R इज रिप्लेस बाई। तो बेसिकली AACR2R जो है एक तरह का आपको पता है ACR2 आप कैटलॉगिंग, इसके हेल्प से कैटलॉगिंग कार्ड बनाते हैं, और ये एक कैटलॉगिंग कोड मेथड है, जैसे ट्रिपल C है। तो इसको ना RDA ने रिप्लेस कर दिया, जो रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। बेसिकली ये 2010 में आया था, 2010 में RDA आया था। और ये एक तरह का मतलब कि स्टैंडर्डाइज प्रोवाइड करता है कि हम लोग बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन कैसे कंप्यूटर बेस्ड लिख सकते हैं। और इसीलिए ACR2 के थ्रू हम लोग कैटलॉग कार्ड बनाते थे। अब RDA के थ्रू बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन लिखने का एक स्टैंडर्ड एक फॉर्मेट है RDA। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं द मेन फंक्शन ऑफ स्पाइडर और रोबोट्स आर। तो देखिए स्पाइडर और रोबोट्स जो होते हैं ये बेसिकली गूगल जो हम लोग बोलते हैं, क्रॉलर बोलते हैं। और बिंग का भी क्रॉलर होता है, यानी माइक्रोसॉफ्ट। दो तरह का क्रॉलर के बारे में हम लोग को पढ़ना है। पढ़ना तो मतलब अनलिमिटेड है, लेकिन हम लोग को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँ तो गूगल का वेब क्रॉलर है जिसका नाम है गूगल बॉट। मैं यहाँ लिख देता हूँ गूगल बॉट। एक है माइक्रोसॉफ्ट का वेब क्रॉलर जिसका नाम है बिंग बॉट, बिंग बॉट। तो ये दो है। तो बिंग एक जैसे गूगल एक आपका सर्चिंग, गूगल एक तरह का सर्च इंजन है, उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट का बिंग भी एक तरह का सर्च इंजन है। तो जो गूगल है, जैसे मान लीजिए कि मैं
वेबसाइट चलाता हूँ, जैसे libraryacademy.in एक वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाना, आपको लेटेस्ट जॉब और क्वेश्चन पेपर और इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अलावा क्वेश्चन सिलेबस और सब कुछ मिलेगा, करंट अफेयर वगैरह सब कुछ मिलेगा। आप एक बार जाकर विजिट करना libraryacademy.in वेबसाइट पे, आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा वो वेबसाइट अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो देखिए, जैसे मैंने लाइब्रेरी एकेडमी पर कोई पोस्ट लिखा, मैंने ये लिखा कि लाइब्रेरी वैकेंसी इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, एग्जाम्पल के तौर पे ये पोस्ट मैंने लिख के पब्लिश कर दिया। तो अब क्या होता है ना, वो गूगल में तुरंत नहीं आता है, वो हम लोग लिंक आपको शेयर करते हैं, आप या वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो आपको दिखता है, लेकिन अगर आप गूगल में जाके ऐसे सर्च करेंगे कि लाइब्रेरी वैकेंसी इन दिल्ली, तो वो नहीं आएगा। वो कब आएगा? जब गूगल का जो वेब क्रॉलर है जिसका नाम है गूगल बॉट, वो मेरे वेबसाइट पे आके मेरे कंटेंट को एनालिसिस करेगा, फिर उसको जाके वैलिडेट करेगा, रैंकिंग करेगा गूगल में, तो आएगा। तो यही होते हैं क्रॉलर, जो हमारे वेबसाइट पे मौजूद सभी वेब पेजों को इंडेक्स करते हैं, HTML को वैलिडेशन करते हैं और हमारे वेबसाइट को टाइम टू टाइम मॉनिटर करते हैं। तो टाइम टू टाइम मॉनिटर करने का फायदा ये होता है उनको कि अगर मैं वेबसाइट पे आज कोई आर्टिकल लिखा, कोई पोस्ट डाला, तो वो आज वो आएंगे, मतलब कि ये बेसिकली वो ऑटोमेटिक सिस्टम है, गूगल का गूगल बॉट आएगा, बिंग माइक्रोसॉफ्ट का बिंग बॉट आएगा, बिंग सर्च इंजन का बिंग बॉट आएगा, और मेरे जितने भी वेबसाइट है उसको फिर से सर्च करेगा। जो पहले वाले पोस्ट हैं उसको तो उसने इंडेक्स कर दिया है, नया वाला पोस्ट को फिर से वो इंडेक्स करेगा। और HTTP बेसिकली सॉरी HTTP में बोल रहा हूँ, इंडेक्सिंग वेब पेज करेगा। मैंने जो वेब पेज है, जो वेब पेज क्या होता है, वेबसाइट पर एक आर्टिकल का जो पेज होता है उसको हम लोग वेब पेज कहते हैं। तो वेब पेज को वो इंडेक्स करेगा, HTML वैलिडेशन करेगा, यानी अगर उसमें कुछ एरर हो, कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको वैलिडेट नहीं करता है, वो एरर देता है, फिर उसको हम लोग को रिजॉल्व करना होता है, गूगल कंसोल में जाके उसको हम लोग को ठीक करना होता है। फिर होता है आइडेंटिफाइंग न्यू इन्फॉर्मेशन, मतलब वेबसाइट पे क्या न्यू इन्फॉर्मेशन है उसको वो इंडेक्स करने का काम करता है। तो CDE जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ध्यान रखिएगा, वेब क्रॉलर जो होता है गूगल का, उसका नाम है गूगल बॉट, और उसके बाद आपका बिंग का होता है, उसका है बिंग बॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इन 1814 यानी 1814 में इंडियन म्यूजियम लाइब्रेरी वाज स्टेबलाइज एज, मतलब कहाँ पे इसका स्थापना हुआ था? तो इसका स्थापना कलकत्ता में हुआ था। ये बहुत पुराना म्यूजियम है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द वेबसाइट ऑफ शेरपा रोमियो इज रन बाई, जो शेरपा रोमियो वेबसाइट है उसको कौन रन करता है? तो JISC इसको रन करता है। और ध्यान रखिएगा, एक तरह का ये ऑनलाइन रिसोर्स एग्रीगेटर है, जितने भी ओपन एक्सेस जर्नल है उनको वो वहाँ पे एग्रीगेट कर देता है, और वहाँ पे वो चीज़ों को शो करता है, और आप जितने भी ओपन एक्सेस जर्नल है वहाँ पे एग्रीगेट है, तो वहाँ पे जाके आप चीज़ों को देख सकते हैं। और इसमें ना रोमियो का फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है राइट्स मेटाडेटा फॉर ओपन आर्काइविंग। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा अच्छा नहीं लिख पा रहे हैं लोग, क्योंकि ये एक्स्ट्रा सेंसिटिव पेन ये यूज हम लोग कर रहे हैं, टच स्क्रीन लैपटॉप है, तो इसकी वजह से इसमें, लेकिन आप थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। तो ये था आपका टोटल 20 क्वेश्चंस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई भी क्वेश्चंस में डाउट होगा तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए आगे जो 21 से क्वेश्चन होगा 40 तक, फिर 40 से हम लोग 60 या 60 से 80 ऐसे करके हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ।